अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो असल में आता कहाँ से है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि सबके लिए भरपूर खाना कैसे सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये भारत जैसे देश के लिए रोज की हकीकत है। सोचिए, करोड़ों लोगों का पेट भरना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और बात सिर्फ आज की नहीं है। आबादी तो लगातार बढ़ ही रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, खाने की मांग भी मतलब आसमान छूने लगती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हमें हर हाल में आगे ही रहना होगा। और यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हम नई जमीन तो बना नहीं सकते, है ना? जमीन तो उतनी ही है। तो जो हमारे पास है, उसी का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट इस्तेमाल करना ही एकमात्र रास्ता है। तो मतलब सीधा सा है, हमें अपने जमीन से पैदावार को बस बढ़ाते जाना है, उसे एक नए लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, हमने इस मामले में पहले भी कमाल करके दिखाया है। जरा सोचिए, खेती की जमीन सिर्फ 25% बढ़ी, लेकिन हमने अनाज का उत्पादन 4 गुना मतलब 400% बढ़ा दिया। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इस पूरी क्रांति का जो पहला कदम है ना, वो मिट्टी में नहीं बल्कि बीज में छिपा है। असली जादू की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, साइंटिस्ट एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग पौधों को क्रॉस ब्रीड किया जाता है, ताकि एक ऐसा नया सुपर प्लांट तैयार हो जिसमें दोनों के सबसे अच्छे गुण हो। और ये अच्छे गुण कौन से हैं? जैसे कि ज्यादा पैदावार होना, क्वालिटी बेहतर होना, दालों में प्रोटीन ज्यादा, बीजों में तेल ज्यादा, या फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत, यहाँ तक कि सूखा या ज्यादा नमक वाली जमीन में भी टिके रहने की क्षमता। यही तो है हाइब्रिडाइजेशन का कमाल। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन बीज तो आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला और उतना ही जरूरी कदम है उस बीज को पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल देना। जैसे हमें बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं हवा से, पानी से और सबसे ज्यादा मिट्टी से। अब मिट्टी की सेहत को अच्छा रखने के लिए किसानों के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। एक है खाद मतलब मैन्योर, जो मिट्टी को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक के लिए उपजाऊ बनाती है। और दूसरा है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, जो पौधों को एकदम से एक क्विक बूस्ट देते हैं। सिर्फ खाद और बीज ही काफी नहीं है, खेती करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। मतलब फसलें किस पैटर्न में उगाई जा रही हैं, ये भी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिससे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये देखिए, इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। इसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलें एक खास पैटर्न में लगाई जाती हैं। इसका फायदा, अरे बहुत फायदे हैं। एक फसल कीटों को रोकती है तो दूसरी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का सही इस्तेमाल करती है। मतलब टीम वर्क। अच्छा, अभी तक हमने बात की फसलों की, लेकिन खाना तो सिर्फ पौधों से ही नहीं होता, सही कहा ना? एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी इस पूरी तस्वीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे मवेशियों को ही ले लीजिए, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल होता है। हमारी देसी नस्लें होती हैं जो बीमारियों से बहुत अच्छे से लड़ सकती हैं, और जो विदेशी नस्लें हैं वो दूध ज्यादा देती हैं। तो लक्ष्य ये होता है कि दोनों को क्रॉस ब्रीड करके एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए जिसमें दोनों की खूबियां हों। और यही कहानी पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन में भी दोहराई जाती है। देसी और विदेशी नस्लों को मिलाकर ऐसी किस्में बनाई जाती हैं जो अंडे और मांस दोनों के उत्पादन के लिए बेहतरीन हों। चलिए अब जमीन से उतरकर पानी में चलते हैं। मछली पालन में भी एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। इसे कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर या मिश्रित मछली संवर्धन। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही तालाब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। कुछ मछलियां हैं जो सिर्फ सतह पर खाती हैं जैसे कतला, कुछ बीच के हिस्से में जैसे रोहू, और कुछ हैं जो एकदम नीचे तल में खाती हैं जैसे मृगल। इससे होता यह है कि तालाब में मौजूद सारा खाना इस्तेमाल हो जाता है, मछलियों में कोई कंपटीशन नहीं होता और पैदावार जबरदस्त बढ़ जाती है। तो इन अलग अलग तरह की मछलियों को एक साथ पालने से तालाब का हर कोना, हर रिसोर्स इस्तेमाल हो जाता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। है ना ये एकदम स्मार्ट तरीका? तो ये सारे तरीके, ये सारी तकनीकें बहुत कामयाब रहीं, पैदावार बढ़ी, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस कामयाबी की हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ी है, और इसने हमारे सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
जिसे हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, उसने पैदावार तो खूब बढ़ाई, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे कुदरती संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, हमारी मिट्टी की सेहत को खराब कर दिया। और इसी वजह से अब एक नए तरह के खेती के तरीके पर जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है। ये प्रकृति के साथ काम करने का तरीका है, उसके खिलाफ जाकर नहीं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? साफ है कि हमें एक बैलेंस बनाना होगा, एक ऐसा संतुलन जो पैदावार भी बढ़ाए और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखे। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं कि क्या विज्ञान हमारी मदद कर सकता है एक दूसरी हरित क्रांति लाने में, एक ऐसी क्रांति जो सच में सस्टेनेबल हो, यानी टिकाऊ हो।